दोस्तों स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन हिंदी में और डेट है आज की 30 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो मानव तस्करी के विरुद्ध में विश्व दिवस के बारे में है, जो कि 30 जुलाई को यानी आज ही मनाया जाता है। 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। इस डे को ऑर्गेनाइज़ करने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि पूरे विश्व में जो व्यक्ति तस्करी के विक्टिम हैं या पीड़ित हैं उनके बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इस दिवस को ऑर्गेनाइज़ करता है UNODC, जिसकी पूरा नाम है या जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इस दिवस को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है या मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है मानव तस्करी के विरुद्ध में दिवस का आयोजन करता है। अगर बात की जाए इस बार की थीम की, तो इस बार की थीम थी कमिटेड टू द कॉज, मतलब कि क्या कारण है उनके प्रति हमें दृढ़ रहना है। वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू द एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि मानव तस्करी के विरुद्ध हमें आगे फ्रंट लाइन पर आगे हमें काम करना है। इसमें यह भी बताया गया है कि मानव तस्करी में लगभग जो जैसे मान लीजिए 100% लोग पीड़ित हैं, तो उसमें से 1/3 जो हैं, कितने हैं, उसमें से 1/3 बच्चे हैं, मतलब कि लगभग 33 के आसपास बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार विश्व भर में लगभग 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार हैं। बंधुआ मजदूरी वह मजदूरी होती है जिसमें व्यक्ति को कोई बेज नहीं दिया जाता, मतलब कि कोई मजदूरी नहीं दी जाती, बस सिर्फ काम करवाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ डेटा और दिया हुआ है कि मानव तस्करी सभी देशों के लिए किसी न किसी रूप में प्रॉब्लम्स के रूप में जुड़ी हुई है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि तस्करी के जो 1/3 बच्चे हैं उनमें से देखो 71% जो है मानव जो है महिलाएं और लड़कियां शिकार हैं। इसका मान लीजिए 100 अगर पीड़ित हैं तो उनमें से 71 जो हैं महिलाएं होंगी या फिर लड़कियां होंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध एक दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया था 2013 में। ठीक है, तो 2013 से इसको मनाया जाता है। मनाता कौन है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत में वायु प्रदूषण के कारण जीवन की जो प्रत्याशा है वो कितनी कम हुई है? 5 वर्ष कम हुई है। देखो, प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीवित रह सकता है। और एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एयर क्वालिटी लिविंग इंडेक्स, शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत में एयर पोल्यूशन के कारण जीवन की जो प्रत्याशा है वो 5 वर्ष कम हुई है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एयर क्वालिटी लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इस बार ये जारी किया है शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा। उसके बाद भारत को एक रिस्की कंट्री बताया गया है पोल्यूशन के रूप में, एयर पोल्यूशन के कारण। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत की 1/4 जो पॉपुलेशन है वो एयर पोल्यूशन के संपर्क में रहती है। पिछले 2 वर्षों की अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में PM यानी पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं 42% का इंक्रीजमेंट हुआ है पिछले 2 वर्ष में। ठीक है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि WHO की जो गाइडलाइंस हैं उनके अपेक्षा भारत की 84% आबादी जो है प्रदूषण के स्तर में रहती है। ठीक है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि भारत सरकार ने 2019 में पार्टिकुलेट मैटर यानी पार्टिकुलेट प्रदूषण को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है 2019 में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया है? तो 2019 में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो भारत ने अभी कॉटन का निर्यात करने के लिए वियतनाम में वेयर हाउस बनाए। वेयर हाउस का मतलब होता है भंडार गृह। देखो, वियतनाम में अब भारत क्या करेगा? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वेयर हाउस बनाएगा, क्योंकि देखो वियतनाम और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जिनको काफ़ी सारी रियायतें मिली हुई हैं डेवलप कंट्रीज से, मतलब कि जो विकसित देश हैं। अब भारत वहाँ अपना वेयर हाउस बनाएगा और वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कपास के जो स्टॉक्स हैं उसको मैनेज करता है।
इसके बारे में अभी हम जानेंगे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। पहले हम जो आर्टिकल है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हाल ही में ये बताया गया है कि 1.5 से 2 मिलियन गांठ जो है बांग्लादेश के साथ और वियतनाम के साथ भी भारत जो है निर्यात करेगा। एक गांठ जो होती है कपास की, उसका वज़न होता है 170 किलोग्राम। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कपास की जो गांठ होती है उसका वज़न होता है 170 किलोग्राम, ये यूनिट है कपास की। उसके बाद भारत में जो कपड़ा नीति है, भारत में कपड़ा नीति 2000 के तहत काम कर रहा है भारत अभी। और 2019 में गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि नई वस्त्र नीति जो है लाई जाएगी 2020 तक, ठीक है। तो अब जल्द ही नई वस्त्र नीति भी आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 31 जुलाई 1970 को, ठीक है। उसके अलावा ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वस्त्र नीति 1985 के तहत नियंत्रित होता है और उसी के अकॉर्डिंग यह काम करता है। यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है, ये वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के तहत काम नहीं करता, ये काम करता है कपड़ा मंत्रालय के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत, ये ध्यान रखना है आपको। और यह एक सार्वजनिक इकाई है, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि कपास के व्यापार, खरीद, निर्यात से संबंधित सभी गतिविधियों को रेगुलेट करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल नहीं, यहाँ पर हम मैप देख लेते हैं वियतनाम का, जो इस आर्टिकल में न्यूज़ में आया है वियतनाम। देखो, वियतनाम का मैप है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है वियतनाम का मैप, ठीक है। और वियतनाम की जो राजधानी है ये है हनोई, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाओस है। लाओस जो है एक ऐसा देश है साउथ ईस्ट एशिया का जो कि स्थल अवरुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री वे कंट्रीज होते हैं जिनका बॉर्डर सी से टच नहीं होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है गल्फ़ ऑफ टोंकिन, ये इंपॉर्टेंट है। गल्फ़ ऑफ टोंकिन यहाँ पर है, ये साउथ चाइना सी, और ये है मेकोंग डेल्टा, ठीक है। मेकोंग डेल्टा जो है वियतनाम के समुद्री एरियाज़ में है मेकोंग डेल्टा। मेकोंग रिवर, एक मिनट आपको दिखा देते हैं, ये है मेकोंग रिवर और ये काफ़ी सारे देशों से बहती है साउथ ईस्ट एशिया के, और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है मेकोंग डेल्टा। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में है, जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कल इसको मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुई थी एक टाइगर समिट। क्या आयोजित हुई थी? टाइगर समिट आयोजित हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में। तब से इसका आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन करने का जो उद्देश्य है वो टाइगर्स के कंजर्वेशन से संबंधित और टाइगर कंजर्वेशन से संबंधित अवेयरनेस को फैलाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए WWF के अनुसार 2016 में विश्व भर में जो बाघ की संख्या थी, यानी टाइगर्स की संख्या थी 3900 के आसपास थी, और जिसमें से भारत में 2226 बाघ थे, टाइगर्स थे। देखो यहाँ पर ये डाटा जो है वो 2014 का दिया हुआ है, लेकिन अब रिसेंटली अपडेट हो गया है। 2018 के अनुसार भारत में जो टाइगर्स की संख्या है वो है 2967। कितनी है? 2967 जो है टाइगर्स की संख्या है हमारे इंडिया में। सबसे ज़्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में हैं, उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। देखो, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर WWF की, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि टाइगर्स की जो मेजर पॉपुलेशन है वो 13 कंट्री में पाए जाते हैं टाइगर्स, या टाइगर रेंज कंट्री जो है वो 13 हैं। कौन कौन सी हैं? इंडिया है, रसिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नेपाल है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, चाइना है, लाओस है और वियतनाम है, ठीक है। ये मेनली इंडियन सब कंटिनेंट और साउथ ईस्ट एशियन, चाइना और रसिया में पाए जाते हैं। इंडियन सब कंटिनेंट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ये नहीं पाए जाते हैं, बाकी इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में ये पाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कौन से देश में है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो भाग है वो भारत में है, लगभग 58%, क्योंकि अब जो है और बढ़ गया है, ठीक है। ये 2014 का डाटा है। उसके बाद नंबर आता है रसिया का,
फिर इंडोनेशिया का। ये बस मेजर कंट्रीज आपको 3 याद रखने हैं, इंडिया, रसिया और इंडोनेशिया। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में है, जो कि इसी आर्टिकल से कनेक्ट है, क्योंकि इस आर्टिकल में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का जिक्र हुआ है, तो उसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक है, और यह एक इंटरनेशनल एनजीओ है, मतलब कि गैर सरकारी संस्थान है ये आपको याद रखना है। और प्रकृति से संरक्षित करने के लिए अवेयरनेस फैलाने वाला ये सबसे बड़ा एनजीओ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में है, मोवर्नी ग्लैंड का ही भाग है, मोवर्नी ग्लैंड में है। और अगर बात की जाए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो ये एक रिपोर्ट जारी करता है, लिविंग प्लेनेट इंडेक्स रिपोर्ट। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है 1998 से इसको प्रकाशित किया जा रहा है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे इसे प्रकाशित किया जाता है। अगर बात की जाए इसके सिंबल की, तो इस WWF का जो सिंबल है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है पांडा, इसका सिंबल है। चलते हैं आगे। तो आगे आज का सारांश हम देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। मानव तस्करी के विरुद्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और इसको 2010 से जो सेंट पीटर्सबर्ग की समिट हुई थी रसिया में, उसके बाद से इसको मनाया जाता है। और ये 30 जुलाई को जो मनाया जाता है मानव तस्करी विरुद्ध दिवस, ये 2013 के UN प्रस्ताव के बाद से मनाया जा रहा है। WWF की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1961 में। और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है WWF। कॉटन निर्यात के लिए समझौता किस देश के साथ किया गया है? ये किया गया है वियतनाम के साथ। और कॉटन को रेगुलेट कौन करता है? कॉटन के ट्रेड को CCI यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में, और ये वस्त्र नीति 1985 के तहत काम करता है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।